सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे डी फार्मेसी सेकंड ईयर ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट DSBM के MCQ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन सी टेक्निक को यूज़ किया जाता है इन्वेंट्री ऑर्डर को फाइनलाइज करने के लिए। इन्वेंट्री ऑर्डर मतलब जितना सामान मंगाना है किसी भी कंपनी में प्रोडक्शन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको फाइनलाइज करने के लिए इसमें से कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ABC एनालिसिस, परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम या नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन ए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का यूज़ किया जाता है। देखिए इन्वेंट्री को फाइनलाइज करने के लिए इसका पूरा ही ये फॉर्मूला होता है। देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने का Q इज इक्वल टू अंडर रूट में 2DS/H, जिसमें Q क्या है, देखिए EO की यूनिट्स है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूनिट्स। इसमें D क्या है, देखिए डिमांड इन यूनिट्स, जितना डिमांड है किसी भी कंपनी की किसी भी सामान को मंगाने की वो होता है D। S क्या होता है, देखिए ऑर्डर कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट लगेगी उस सप्लाई को मंगाने में वो होता है S। एंड H है देखिए होल्डिंग कॉस्ट, जितना होल्ड करके रखनी होती है, जितनी अपने पास कॉस्ट को होल्ड करके रखना होता है वो होती है H। क्या होता है, देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी होती है, जितना कंपनी जो है उसको परचेज करना चाहिए, जिसे कि उसकी इन्वेंट्री, जैसे होल्डिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट एंड ऑर्डर कॉस्ट जो है उसको वो मिनिमाइज कर सके। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जब भी कोई कंपनी कोई माल खरीदती है बाहर से अपनी कंपनी में किसी तरह के प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसको उतना ही माल खरीदना चाहिए, उतना ही सामान परचेज करना चाहिए, जिससे कि जो भी सामान है एक्स्ट्रा सामान वो ख़राब ना हो, उसको सामान को स्टोर करने में उसकी और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट ना लगे। तो इस तरह से क्या होता है, एक फार्मूला, इस फार्मूले के बेस पे वो अपना सामान परचेज करती है। फिर ये प्रोडक्शन शेड्यूलिंग मेथड जो है, देखिए ये 1913 में दिया था, फोर्ड W हैरिस के द्वारा दिया गया था, और उसको समय समय पर रिफाइन किया जाता है। मतलब समय समय पर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, कुछ चेंजेस किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इनमें से क्या इंक्लूड करता है। बिन कार्ड, स्टोर्स लेजर, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग, ऑल ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन डी, परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इनमें से सभी कुछ इंक्लूड करता है अपने अंदर। क्या होता है, देखिए परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि ट्रैक करके रखता है, मतलब देखता रहता है अपने इन्वेंट्री बैलेंस को कंटिन्यूस बेसिस पे। इन्वेंट्री क्या होती है, देखिए एक लिस्ट ऑफ आइटम, कोई भी जब कंपनी होती है, जब उसको कोई सामान मंगाना होता है तो वो पहले अपने आइटम्स की लिस्ट बनाती है कि इसको कितना सामान मंगवाना है, और फिर क्या करते हैं उसको अपडेट कर सके। इसमें क्या होता है परपेचुअल सिस्टम में कि वो अपडेट होता रहता है ऑटोमेटिकली। जब सामान रिसीव किया जाता है तो उसको अपडेट किया जाता है कि अच्छा अब हमारे पास इतना सामान आ गया है, और जब सोल्ड कर दिया जाता है तो देखा जाता है कि अच्छा अब हमारे पास इतना सामान बचा है। तो इस तरह से क्या करते हैं कि ऑटोमेटिकली अपना रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करते हैं। इसमें यही बताया गया, देखिए परचेज एंड रिटर्न, अगर कोई सामान खरीदा या कोई सामान वापस किया है किसी रिटेलर को, अगर सामान सही नहीं है तो क्या होता है इमीडिएटली इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, अपने इन्वेंट्री के अकाउंट में वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इन्वेंट्री अकाउंट बैलेंस जो है वो एक्यूरेट रहता है जब तक कि कोई थेफ्ट ना हो जाए, कोई उसमें से चोरी ना हो जाए सामान की, या कोई किसी तरह का डैमेज ना हो जाए सामान को। अगर इस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं तो इनका इन्वेंट्री अकाउंट बैलेंस जो है वो एकदम एक्यूरेटली मेंटेन करके रखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इस पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें देखिए मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके पास करंट इन्वेंट्री, करंट इतने ही आइटम्स हैं, उसके पास 2 आइटम्स हैं। फिर क्या किया उसने, इन्वेंट्री अपनी खरीदी है बायर से, तो अब उसके पास देखिए उसने इतनी इन्वेंट्री खरीदी है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्वेंट्री, 9 बॉक्सेस उसने एक्स्ट्रा खरीदे हैं। तो अब जो उसकी करंट इन्वेंट्री हो गई वो कितनी हुई, 9 + 2, तो अब उसकी करंट इन्वेंट्री हो गई है 11 बॉक्सेस की। उसके पास 11 बॉक्सेस आ गए हैं। अब उसने क्या किया है कि उसने अपनी एक इन्वेंट्री जो है वो सोल्ड कर दी है, मतलब मान लीजिए इसमें से एक बॉक्स उन्होंने सोल्ड कर दिया है। तो अब उनकी करंट इन्वेंट्री कितनी रही, तो देखिए फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अब उनके पास 10 बॉक्सेस रिमेन रह गए। तो इसी तरह से क्या करते हैं वो टाइम टू टाइम अपने इन्वेंट्री अकाउंट को अपडेट करते रहते हैं, ताकि उनको पता चले कि अभी उनके पास कितनी इन्वेंट्री बची है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सप्लाई ऑर्डर इनमें से क्या है, आपसे पूछा है। पर्सनल डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, अकाउंट डॉक्यूमेंट है, या ऑल ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन बी। सप्लाई ऑर्डर जो है एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट होता है। देखिए अभी दिखाएंगे किस तरह से सप्लाई ऑर्डर होता है। पहले देख लेते हैं क्या होता है सप्लाई ऑर्डर। जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये ऑर्डर होता है, सप्लाई का ऑर्डर दिया जाता है किसी कंपनी के द्वारा किसी तरह के मटेरियल्स के लिए या किसी तरह की सर्विसेज के लिए, जिसमें देखिए इंक्लूड करते हैं, जिसमें सारे ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंक्लूड होने चाहिए। तो ये सप्लाई ऑर्डर कंपनी के द्वारा किसको दिया जाता है, सप्लायर को दिया जाता है, जिसको जो भी माल है वो सप्लाई करना है कंपनी को, और माल जो भी सामान है उसके साथ साथ ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स भी सप्लाई करने होंगे उनको, लीगल डॉक्यूमेंट्स और जितने सारे अटैचमेंट्स होंगे, सब कुछ सप्लाई करता है सप्लायर। जब भी देखा होगा आपने, जब भी सामान आता है किसी सप्लायर के थ्रू, तो क्या होता है उसमें उसके सारे बिल्स होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारे अटैचमेंट्स होते हैं कि कहाँ से वो सामान आया है। तो और क्या होता है देखिए, सप्लाई ऑर्डर जो है उसको एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे सुना भी होगा आपने कि कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है सामान का, कि माल आना है उसका एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो उसको बोला जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह इसको लिखा जाता है डॉक्यूमेंट में। इस तरह का होता है देखिए सप्लाई ऑर्डर फॉर्म, जिसमें कौन कौन से आइटम्स मंगाने हैं वो लिखे जाते हैं, फिर कितनी क्वांटिटी चाहिए वो लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन क्या कि कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है क्या वो लिखा जाता है, कितना प्राइस होता है आइटम का वो लिखा जाता है। तो ये सप्लाई ऑर्डर जो है ये सप्लायर को दिया जाता है, जो भी जिस भी कंपनी को सामान मंगाना होता है अपना, वो इस तरह का सप्लाई ऑर्डर फॉर्म देता है सप्लायर को। क्वेश्चन नंबर 4 है देखिए, जब आप कोई नया रिटेल ड्रग स्टोर ओपन करते हैं, मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं, तो उसका लाइसेंस इसमें से किसके द्वारा इशू किया जाता है, ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर, गवर्नमेंट एनालिस्ट या रजिस्टर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। आंसर है इसका ऑप्शन ए, ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा इशू किया जाता है आपको आपके मेडिकल स्टोर का लाइसेंस। तो जब भी आप अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं, तो आपका फ्यूचर में अगर प्लान हो कि आपको इस तरह का मेडिकल स्टोर ओपन करना है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमने एक वीडियो भी बनाई है इस पर कि किस तरह से मेडिकल स्टोर आप अपना ओपन कर सकते हैं। तो उसमें बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर का बहुत ही मेजर रोल होता है इसमें। जब भी आप अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो फाइनल स्टेज होती है उस पर क्या करते हैं वो लोग कि ड्रग इंस्पेक्टर को भेजते हैं आपकी जो शॉप होती है उसका पूरा मुआयना करने के लिए, कि किस तरह से आप सामान रखेंगे अपनी शॉप में, किस तरह का आपका एरिया है, कहाँ पर आपने शॉप ओपन करी है। और जब फाइनल इंस्पेक्शन हो जाती है ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा, फिर वो आपको लाइसेंस इशू करते हैं आपके मेडिकल स्टोर का। और ये तो यहाँ मेडिकल स्टोर की बात हो गई। और भी क्या होता है कि ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है वो उसका बहुत सारे रोल होते हैं, क्योंकि वो सेफ्टी, क्वालिटी एंड यूजफुलनेस ऑफ ड्रग उसको सभी चीज़ों के बारे में पता होता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है उसकी। तो जो प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं उनमें भी ड्रग इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, और वो सभी कुछ देखते हैं, जो भी ड्रग्स, जिस तरह से भी ड्रग्स बन रही हैं, तो उसके बनने से लेकर उसकी फाइनल स्टेज मतलब सेलिंग स्टेज तक वो सारे ही क्राइटेरिया जो है उसको मेजर करते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है रिटेल ड्रग स्टोर स्टार्ट करने की, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, ग्रेजुएट विद फार्मेसी या एनी डिग्री। आंसर है इसका ऑप्शन ए। देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है अपना मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए किसी के। तो ये क्वेश्चन तो हमसे बार बार पूछा जाता है, हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, उनको बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो रिटेल ड्रग के लिए देखिए, अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी हैं तब भी आपको लाइसेंस इशू किया जाता है। रिटेल ड्रग स्टोर आपका जो फार्मेसी, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी लाइसेंस होता है, उसके बेस पे उसको अप्लाई करके आप अपना ये रिटेल ड्रग स्टोर का लाइसेंस ले सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मेसी दोनों की बात ही मिलता है। ग्रेजुएट विद साइंस के बाद नहीं मिलता है, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी की, तभी आपको मिलता है इस तरह का लाइसेंस। और ये रिटेल ड्रग स्टोर में देखिए जितनी भी फार्मेसीज होती हैं वो आती हैं, जो ड्रग स्टोर चेन्स होती हैं, जैसे अपोलो फार्मेसी के आपने देखे होंगे कि चेन्स होती हैं, बहुत सारे होती हैं उनके मेडिकल स्टोर अलग अलग जगहों पे। तो उसके लिए भी डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं उसके लिए अप्लाई। और जो अलग अलग स्टोर डिपार्टमेंट्स होते हैं जनरल रिटेलर्स के, सुपर मार्केट्स में जो स्टोर डिपार्टमेंट होते हैं, मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट, ड्रग स्टोर, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी हैं तो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है मल्टीपल शॉप सिस्टम का एग्जांपल इसमें से क्या है, ड्यूटी फ्री शॉप, बाटा, रिटेल ड्रग स्टोर या कॉस्मेटिक शॉप। आंसर है इसका ऑप्शन बी, बाटा शू कंपनी है, आपने सुना होगा। तो ये एग्जांपल है मल्टीपल शॉप सिस्टम का। क्या होती है देखिए मल्टीपल शॉप सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो सेम प्रॉपरेटर होता है, मतलब जो सेम बिजनेस पर्सन होता है, सेम जो प्रॉपर्टी होल्ड करके रखता है उस पूरे ही बिजनेस की, तो ये सेम पर्सन जो है ये बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रिटेल शॉप्स ओन
करता है अलग अलग जगहों पे कंट्री की, मतलब देखिए जैसे अलग अलग सिटीज़ हैं हमारे कंट्री में, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, तो वहाँ पर ये क्या करेगा कि अलग अलग रिटेल शॉप्स जो है ये वो उनको खरीदेगा और उन पे अपना बिजनेस जो है वो उन पे अपना बिजनेस चलाएगा। तो इससे इससे क्या होता है कि एक ही पर्सन जो है, देखिए एक ही बिजनेस पर्सन जो है उसकी अलग अलग सिटीज़ में एक ही चीज़ के लिए, इस केस में हम बाटा की बात करें तो एक ही, जैसे मान लीजिए बाटा की ही उसकी अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग शॉप्स हैं, तो इसको कहा जाता है मल्टीपल शॉप सिस्टम। और बाटा की तरह देखिए मान लीजिए एडिडास, अब तो बहुत सारी शॉप्स हैं ऐसी मल्टीपल शॉप सिस्टम का एग्जांपल है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एक ही कंपनी जो है वो अलग अलग सिटीज़ में अपनी शॉप्स ओपन करती है। तो बाटा शू कंपनी एंड अदर कंपनीज हैं, उनका एग्जाम्पल है देखिए मल्टीपल शॉप सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ऑल लेजर इज अ बुक ऑफ। लेजर किस तरह की बुक होती है? पेटी कैश ट्रांजैक्शन, ऑल कैश ट्रांजैक्शन, ओरिजिनल एंट्री या सेकेंडरी एंट्री? आंसर है इसका ऑप्शन डी। लेजर क्या होती है? देखिए सेकेंडरी एंट्री बुक होती है। इस तरह की देखिए डबल एंट्री बुक कीपिंग रखी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। ये होती है देखिए जनरल और ये होती है जनरल लेजर। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है वो इस तरह की जनरल में की जाती है और फिर इसको पोस्ट कर दिया जाता है। देखिए यहाँ से जनरल से सारी ही एंट्रीज को पोस्ट कर दिया जाता है जनरल लेजर में, ताकि इसको बहुत लंबे समय तक इसमें कभी भी रेफर किया जा सके। तो ये डबल एंट्री बुक कीपिंग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा रखी जाती है, ताकि हर ट्रांजैक्शन जो भी लेन देन हो रही है उसका उनके पास बहुत ही सटीक वे में, बहुत ही अप्रूव्ड वे में उनके पास ये सारी ही एंट्रीज जो है वो लिखी हों, ताकि अगर फ्यूचर में कभी भी मान लीजिए 3 साल बाद 4 साल बाद अगर उनको रेफर भी करना पड़े तो इस जनरल लेजर से वो ईजिली रेफर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8 है देखिए केमिस्ट शॉप क्योंकि डील करती है ओनली ड्रग्स में, मतलब वहाँ पर सिर्फ ड्रग्स को सेल किया जाता है, तो वो इनमें से किसका एग्जांपल है? सिंगल लाइन स्टोर का, जनरल स्टोर का, स्ट्रीट स्टॉल का या नन ऑफ द अबव? आंसर है इसका ऑप्शन ए। केमिस्ट शॉप जो है एक तरह का सिंगल लाइन स्टोर का एग्जाम्पल है। सिंगल लाइन स्टोर क्या होते हैं? ये ऐसे स्टोर्स होते हैं जो कि सिर्फ एक ही तरह के प्रोडक्ट को सेल करते हैं अपनी शॉप पे। मतलब अगर आप बात करें जनरल स्टोर की तो वहाँ पर सभी कुछ आपको मिल जाता है जनरल स्टोर पे, खाने का सामान या कोई भी आप और लेना चाहे तो वो मिल जाता है। स्ट्रीट स्टॉल्स तो लोग अपने ही स्टॉल जो है वो लगा के बैठते हैं स्ट्रीट्स में। बट सिंगल लाइन स्टोर में क्या होता है? मान लीजिए स्वीट शॉप है तो वहाँ पर सिर्फ आपको स्वीट्स मिलेगी। फिर केमिस्ट शॉप है तो यहाँ पर सिर्फ आपको दवाइयाँ ही मिलेंगी, यहाँ पर आपको कपड़े या बर्तन ऐसे कुछ चीज़ें नहीं मिलती। तो इस तरह के शॉप होते हैं जो सिर्फ एक ही तरह का सामान सेल करते हैं। गारमेंट शॉप्स हैं, आपको सिर्फ गारमेंट्स मिलेंगी। स्टेशनरी शॉप पे स्टेशनरी मिलेगी। तो इसी तरह से केमिस्ट शॉप पे भी सिर्फ ड्रग्स ही अलाउड होते हैं और कुछ भी सेल नहीं कर सकते वो अपनी शॉप पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है गुड्स जो कि यूज़ किए जाते हैं फाइनल कंज्यूमर के द्वारा, मतलब उपभोक्ता जो होते हैं उनके द्वारा, हमारे द्वारा, उनको किस तरह के गुड्स कहा जाता है? कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड, प्रोड्यूसर गुड या नन ऑफ द अबव? आंसर है इसका ऑप्शन बी। इस तरह के गुड्स को कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। आप भी जब किसी भी शॉपिंग मॉल में या कहीं भी दुकान में जाते हैं तो आप जो अपने लिए सामान खरीदते हैं तो उन सामान उन आइटम्स को कहा जाता है देखिए कंज्यूमर गुड्स। ये ऐसे आइटम्स होते हैं देखिए जो कि यूज़ किए जाते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा अपनी करंट नीड्स जो है उनको सेटिस्फाई करने के लिए। और ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? अगर आपसे इंटरमीडिएट गुड्स पूछा होता तो वो ऐसे गुड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर जो है, जो प्रोड्यूस कर रहा है सामान, उसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं उस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया गया है कि जो माइक्रोवेव एंड बाईसाइकिल आप खरीदते हैं, कंज्यूमर डायरेक्टली खरीदता है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, तो वो एक तरह का कंज्यूमर गुड हो गया। जबकि जो पार्ट्स उसको परचेज करने में लगते हैं मैन्युफैक्चरर के, वो एक तरह का इंटरमीडिएट गुड हो गया, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर यूज़ करेगा फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है आइडल ड्रग स्टोर में इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए? एक्सेस में होनी चाहिए, इनएडिक्वेट, पूरी नहीं होनी चाहिए, नाइदर ए और बी नॉर बी? और आपसे पूछा है लास्ट में कि एट द लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट, तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होनी चाहिए क्या? आंसर है इसका ऑप्शन डी। तो देखिए आइडल ड्रग स्टोर में इन्वेंट्री जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होनी चाहिए। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताएं तो देखिए जो भी कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी अगर आप शॉप भी अपनी खरीद
रहे हैं। तो कोई भी माल जब आप खरीदते हैं तो आप बेसिक पर्पस क्या होता है कि उसको अब या तो सेल कर दिया जाए, या वो जो माल है अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीद रहे हैं तो वो यूटिलाइज्ड हो फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो। तो बेसिक पर्पस ही ये होता है कि जो भी माल आप खरीद रहे हैं वो इतना हो ताकि वो पूरा का पूरा यूज़ हो जाए, उसको उस माल को रख के किसी को और कुछ तो करना नहीं होता। तो इसलिए इन्वेंट्री जो है उसको इतना मेंटेन करके रखा जाता है कि सब चीज़ें जो है अच्छे से कर सकें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी मेडिकल स्टोर पे। तो उसका देखिए तरीका क्या होता है कि समय समय पर देखिए इस तरह से नोट डाउन की जाते हैं कि कितनी चीज़ें जो शॉप पे प्रेजेंट हैं, और उसके अगर वो एक्सपायर्ड आइटम है तो उसको जो अगर एक्सपायर हो चुके हैं तो उनको निकाल दिया जाता है, उसमें से उनकी जगह नए आइटम्स का ऑर्डर दिया जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या है कि कुछ चीज़ें जो है वो ज़्यादा चल रही हैं तो उनका स्पेशली ज़्यादा ऑर्डर दिया जाता है, क्योंकि जो भी खपत है उसको पूरा करने के लिए। तो इस तरह से इन्वेंट्री जो है वो मेंटेन की जाती है। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद कोई अपने मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं तो वहाँ भी आपको ये चीज़ करनी पड़ती होगी कि किसी पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से कुछ ज़्यादा सामान रखना पड़ेगा, कुछ सामान है जिसका आपको होल्डिंग जो है जिसका कम रखना शुरू करना पड़ेगा अपने पास, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो इसी तरह से मैनेज करी जाती है इन्वेंट्री देखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डी फार्मेसी सेकंड ईयर ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट MCQ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।